अस्सलाम एवरीवन, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल लर्न विद डे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने लेक्चर सीरीज स्टार्ट की थी बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फॉर सीएसएस एंड पीएमएस। हमने मेजोरिटी ऑफ द लेक्चर्स कवर कर लिए थे, जिसमें हमारा मैनेजमेंट का सेक्शन हो गया, एचआर का सेक्शन होगा, मार्केटिंग हो गया, सप्लाई चेन और फाइनेंशियल का जो सेक्शन था उसमें से हमने कैश फ्लो एस्टिमेशन वगैरह को देख लिया था और कैपिटल बजटिंग को देख लिया था। इस वीडियो में हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन कौन सी होती हैं और उसमें जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में क्या क्या आता है, डिफरेंट रेशियोज होते हैं और रेशियोज किस लिए यूज किए जाते हैं, इंटरनल प्रोसेस के लिए कैसे यूज होते हैं, एक्सटर्नल प्रोसेस के लिए कैसे यूज होते हैं, ये सब हम इसमें डिस्कस करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जो लोग इस चैनल पर न्यू हैं और फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि जो प्रीवियसली हमने लेक्चर्स अपलोड किए हैं वो भी आप तक पहुंच सकें और जो आने वाले लेक्चर्स होंगे वो भी इंशाल्लाह आप तक पहुंच सकेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है जी हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का जो एक्सटर्नल यूज होता है वो क्या होता है, ठीक है। या हम ये कह लें कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए किसके लिए ये फायदेमंद होती हैं। सबसे पहले ट्रेड क्रेडिटर्स के लिए ये यूजफुल होती हैं। अच्छा, उनका किस चीज पर फोकस होता है? वो फोकस करते हैं जी लिक्विडिटी ऑफ द फर्म। वो ये देख रहे होते हैं कि फर्म्स जो हैं कितनी जल्दी अपने जो एसेट्स हैं या जो कैश इन्वेंट्री है उसको लिक्विडेट कर सकते हैं, कितनी जल्दी वो हमारे जो हमसे उन्होंने क्रेडिट लिया हुआ है कितनी जल्दी वो पे ऑफ कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर बॉन्ड होल्डर्स के लिए ये यूज होती हैं या वो इसको एनालाइज करते हैं। वो इस चीज़ पर फोकस करते हैं कि लॉन्ग टर्म कैश फ्लोज कंपनी के किस तरह के कंपनी, क्योंकि बॉन्ड होल्डर्स जो होते हैं उन्होंने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की होती है, फिक्स्ड उनका रिटर्न होता है ऑर्गेनाइजेशन में, तो उनका फोकस इसी पर होता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो हैं उनके कैश फ्लो किस तरह के हैं, स्मूथ रनिंग का है, स्ट्रेटेजिक कैश फ्लोज हैं या लॉन्ग टर्म कैश फ्लोज हैं, वो किस तरह वर्किंग कर रही है ऑर्गेनाइजेशन उस पर। उसके बाद तीसरे नंबर पर शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो उनका फोकस ये होता है कि कंपनी कितनी प्रॉफिटेबल है, कंपनी के लॉन्ग टर्म जो हेल्थ है, मतलब कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जा रही है या उसके जो शेयर्स की वैल्यू है वो डिक्लाइन हो रही है। क्योंकि शेयर होल्डर्स इक्विटी होल्डर्स होते हैं, इनका प्रॉफिट में जो शेयर होता है, इनके इनकी फिक्स इनकम नहीं होती, ठीक है, इनको फिक्स रिटर्न नहीं मिल रहा होता, इनको कंपनी के प्रॉफिट में से ही शेयर मिल रहा होता है। जितना कंपनी प्रॉफिटेबल होगी, कि जितना कंपनी की हेल्थ अच्छी होगी, कंपनी ग्रो कर रही होगी, उतना ही इनको फायदा होगा। और ये उस लिहाज से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज कर रहे होते हैं। अच्छा, अगर हम इंटरनल यूज की बात करें तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंटरनली कैसे यूज होती हैं। पहले तो हमने एक्सटर्नली बात की, एक्सटर्नली हमारे क्रेडिटर्स देख रहे होते हैं, बॉन्ड होल्डर्स देख रहे होते हैं और शेयर होल्डर्स देख रहे होते हैं। अब हम ये देखते हैं कि इंटरनली कौन कौन सी चीजों के लिए हम स्टेटमेंट्स को एनालाइज कर रहे होते हैं। सबसे पहले प्लान, फोकस ऑन assessing the current financial position and evaluating potential firm opportunities। प्लानिंग जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में हो रही होती हैं, वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहे हैं या शॉर्ट टर्म प्लानिंग कर रहे हैं, वो किस बेस पर कर रहे होते हैं? कंपनी की अभी करंटली जो पोजीशन है, ठीक है, या कंपनी के ऑपरेशंस को देखकर, कंपनी की जो स्टेटमेंट के फिगर्स हैं उन फैक्ट्स एंड फिगर्स को देखकर फ्यूचर को एनालाइज करते हैं कि कंपनी के पास कितनी अपॉर्चुनिटीज हैं, कंपनी ग्रो करेगी या नहीं करेगी, और हमें अगर ग्रो नहीं करेगी हमें अपने प्लान्स को किस तरह चेंज करना चाहिए, किस तरह इम्प्लीमेंट करना चाहिए, ताकि हमारी कंपनी प्रोस्पेरिटी की तरफ जाए, ग्रोथ की तरफ जाए और इसकी लॉन्ग टर्म में हेल्थ अच्छी हो। दूसरे नंबर पर कंट्रोल, कंट्रोल के लिए ये इस तरह यूज कर होते हैं, इनका इस चीज पर फोकस होता है कि हमारी जो रिटर्न इन्वेस्टमेंट है डिफरेंट एसेट्स पर वो किस लिहाज से आ रही है, हमें हम जितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, हमें उस लिहाज से इन्वेस्टमेंट मिल रही है नहीं मिल रही, ठीक है। एसेट्स की एफिशिएंसी को कंट्रोल करना, जो एसेट्स हैं हमारे लॉन्ग टर्म एसेट्स आ जाते हैं, इसमें बिल्डिंग आ जाती है, ठीक है, लैंड आ जाती है, वो एफिशिएंटली यूज हो रहे हैं, एफिशिएंटली उनसे काम लिया जा रहा है या नहीं लिया। तीसरे नंबर पर अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड में ये आता है कि फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग हाउ सप्लायर्स ऑफ फंड एनालाइज द फर्म।
जो हमारे क्रेडिटर्स होते हैं, ठीक है, या जो बॉन्ड होल्डर्स होते हैं, वो किस तरह हमें हमारी फर्म्स को एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है, हम उनसे फंड्स इकट्ठा करेंगे, ठीक है, बॉन्ड्स इशू करेंगे या शेयर्स इशू करेंगे, तो वो किस तरह हमारी फर्म्स को एनालाइज कर रहे होते हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं कि हमारे पास कितनी तरह की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं। अगर हम प्राइमरी बात करें तो हमारे पास दो तरह की स्टेटमेंट्स होती हैं जो यूज हो रही होती हैं। एक होती है बैलेंस शीट और दूसरी होती है इनकम स्टेटमेंट। इसके अलावा भी हमारे पास कैश फ्लो स्टेटमेंट भी होती है, लेकिन ज़्यादा जो प्राइमरी अगर बात करें तो वो ये दो स्टेटमेंट्स यूज होती हैं, एक बैलेंस शीट और एक इनकम स्टेटमेंट। Balance sheet, a summary of firm's financial position on a given date that shows total asset equal to total liabilities plus owner equity. ये एक अकाउंटिंग इक्वेशन जिसको कहते हैं टोटल एसेट इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज प्लस ओनर इक्विटी। जो बैलेंस शीट होती है ये कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को शो कर रही होती है टिल डेट तक के कंपनी के पास इस वक्त कितने एसेट्स हैं, ठीक है, कंपनी के पास करंट एसेट्स कौन कौन से हैं, इन्वेंट्री क्या है, कैश क्या है, या बिल्डिंग लैंड, लॉन्ग टर्म एसेट्स, शॉर्ट टर्म एसेट्स, दोनों मिला के, और इसके जो इक्वल टू होता है, और दूसरी तरफ आती है हमारे पास लाइबिलिटीज। कंपनी ने कौन कौन सी लाइबिलिटीज पे करनी है, ठीक है, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज होगी, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज होगी, अकाउंट्स पेएबल हो गया, नोट्स पेएबल हो गया, और इसके साथ साथ कंपनी के जो ओनर्स की इक्विटी होती है वो भी इस बैलेंस शीट में शो हो रही होती है। दूसरी जो स्टेटमेंट है वो होती है हमारे पास इनकम स्टेटमेंट। Income statement, a summary of firm's revenue and expenses over a specified period ending with net income or loss for the period. इस स्टेटमेंट में जो कंपनी के जो एक्सपेंस होते हैं या कोई रेवेन्यू आ रहा है वो शो हो रहा है, ठीक है। जो फॉर एग्जांपल रेवेन्यू आ रहा है 100, तो उसमें से फिर जो एक्सपेंस होते हैं माइनस करके जो एंड पर हमारे पास बच रहा होता है वो या तो हमारे पास इनकम आ रही होती है या लॉस आ रहा होता है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हमने देखा कि अगर हमारे पास 100 रुपीज़ का रेवेन्यू आ रहा है, ठीक है, हमारे जो एक्सपेंस सारे मिलाकर हैं वो 90 रुपीज़ बनते हैं, तो हमारा एंड पर जो प्रॉफिट होगा वो 10 रुपीज़ होगा। और अगर ऑपोजिट देखें, हमारे जो रेवेन्यू है वो 100 है, एक्सपेंस हमारे 110 हो गए, तो एंड पर हमारा जो -10 होगा वो हमारा लॉस हो जाएगा फॉर द स्पेसिफिक पीरियड। मतलब एक साल की जो होती हैं ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं, फिस्कल ईयर को देखा जाता है इसमें। अच्छा, ये हमने एग्जांपल के तौर पर एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये बास्केट्स वंडर्स बैलेंस शीट, उनकी जो बैलेंस शीट है उसको उसमें से एक आइटम पिक की है, ठीक है, ये 2003 की उनकी बैलेंस शीट है। इसमें हमारे पास ये जो शो हो रहा है ये एसेट साइड है, ठीक है। बैलेंस शीट में हमारे पास एक साइड पर एसेट्स होते हैं, दूसरी साइड पर हमारे पास लायबिलिटीज प्लस ऑनर इक्विटी होती है। अगर हम इसमें देखें तो एसेट साइड पर हमारे पास सबसे पहले है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, $90 है। उसके बाद अकाउंट रिसीवेबल जो हमने लोगों से रिसीव करने हैं। उसके बाद इन्वेंट्री है जो हमारे पास फिजिकल इन्वेंट्री पड़ी है। प्रीपेड एक्सपेंसेस जो हमने, जैसे हम मोबाइल में कार्ड बैलेंस करवाते हैं, वो प्रीपेड एक्सपेंस होता है, जो हमारा एक्सपेंस हो चुका होता है, फ्यूचर में यूज करते हैं उसको। प्रीपेड एक्सपेंस हो गया, अक्यूमुलेटेड टैक्स रीपे जो करना है, ये सारे हमारे करंट एसेट्स हो जाते हैं। उसके बाद हमारे फिक्स एसेट्स आ जाते हैं। फिक्स एसेट्स में हमारे पास लैंड होती है या मशीनरी वगैरह होगी, बिल्डिंग होगी, ये हमारे सारे फिक्स एसेट्स होते हैं। उसके बाद लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, जब भी हमारी कोई लैंड है, मशीनरी है, वो डेप्रिसिएट हो रही होती है, तो इसमें ये डेप्रिसिएशन को माइनस किया गया। तो हमारे पास ये टोटल जो नीचे दिया गया है टोटल एसेट्स 2000 की आगे जो फिगर है ये हमारे पास टोटल एसेट्स आ गए। अच्छा, इसमें हम ये देखते हैं कि हाउ द फर्म स्टैंड्स ऑन अ स्पेसिफिक डेट, इस डेट तक हमारी फर्म्स की जो पोजीशन है वो किस तरह की है, हमने कितने, हमारे पास कितनी कैश है, कितने इन्वेंट्री पड़ी है, कितने अकाउंट्स रिसीवेबल हमने करने हैं, या कितनी हमारी फिक्स एसेट हैं, या BW है, बास्केट्स वंडर, इसका शॉर्टकट लिखा है कि कितना ओन करते हैं, ठीक है, कस्टमर से कितने पैसे लेने हैं, अकाउंट रिसीवेबल हो गए, फ्यूचर एक्सपेंस आइटम्स ऑलरेडी पेड, इसमें हमारे पास ये जो प्रीपेड एक्सपेंस आ जाता है। अच्छा, कैश कैश और कन्वर्टेबल टू कैश विद इन 1 ईयर, इसमें हमारे पास जो ऊपर है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आ जाते हैं। और रिन्यूअल अमाउंट पेड जो हमारे पास इसमें ये प्रीपेड एक्सपेंस आ गए, ठीक है।
अच्छा, इस एक्यूमुलेटेड डिडक्शन फॉर वियर एंड टियर, इसमें हमारे पास ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होगी जो लैंड और हमारी मशीनरी डेप्रिसिएट हो रही होती है। बैलेंस शीट की ऑपोजिट साइड पर हमारे पास आते हैं जी लायबिलिटी एंड ऑनर्स इक्विटी। लायबिलिटी में नोट्स पेबल हो गए जी हमारे लॉन्ग टर्म जो नोट्स इशू करते हैं, जिस तरह बॉन्ड इशू होते हैं इसी तरह नोट्स इशू होते हैं। अकाउंट भी पेएबल जो हमने कंपनी ने पे करने हैं, ठीक है। अक्रूड टैक्सेस जो टैक्स कंपनी ने पे करना है, अदर अक्रूड लायबिलिटी और तरह की जो लायबिलिटीज हैं वो पे करनी होती हैं, ये सारी इसमें आ जाती हैं। इसमें हमारे पास अनपेड वेजेस भी आ जाती हैं, सैलरी भी आ जाती है। उसके बाद हमारे पास डेट्स पेबल लेस देन 1 ईयर जो होते हैं वो डेट्स पेबल होते हैं। डेट्स पेबल ग्रेटर देन 1 ईयर वो भी इसमें आ रहे होते हैं, ठीक है। ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट, अर्निंग, री इन्वेस्टमेंट, यहाँ तक तो ये जो है लॉन्ग टर्म डेट्स, इसमें तो हमारे सारे नोट्स पेबल, अकाउंट्स पेबल, अक्रूड टैक्सेस, अदर अक्रूड लायबिलिटी, जिसमें हमारी अनपेड वेजेस, सैलरीज वगैरह आ रही होती हैं। उसके बाद हमारे पास शेयर होल्डर इक्विटी भी इसमें आ रहा होता है, जैसे हमने इक्विटी में पढ़ा था, और ये भी इक्विटी लिखी गई है, इसमें लायबिलिटी प्लस इक्विटी आ रही है। कॉमन स्टॉक्स कितने हैं, ठीक है, कैपिटल कितना है, रिटेन अर्निंग कितनी है, तो ये भी जो हमने दूसरी साइड एसेट्स वाली साइड पर हमारे पास फिगर है 2000 समथिंग, वही हमारे पास लायबिलिटी वाली साइड पर भी ये बैलेंस होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास दूसरी स्टेटमेंट है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, वो है जी हमारे पास इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट में हमारे पास देखिए नेट सेल्स हैं, ठीक है। नेट सेल्स के बाद कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो हमारा यूज हुआ, उसके बाद हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। ग्रॉस प्रॉफिट में से हमने ये जो भी हमारे जो एक्सपेंस हुए हैं, जिसमें हमारे डिप्रिसिएशन एक्सपेंस हो गया, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस हो गया, या मार्केटिंग एक्सपेंस हो गया, जो भी एक्सपेंस हुए वो सारे हमने लेस किए। EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये 210 आ गए। उसके बाद हम जब इंटरेस्ट को माइनस करते हैं, इंटरेस्ट वो होता है जो हमने बॉन्ड्स इशू किए होते हैं, या हमने क्रेडिट पर अमाउंट पर ली होती है। इस ज्यादातर इसमें बॉन्ड्स भी होते हैं जिसकी फिक्स हमने इंटरेस्ट पे करना होता है, वो होता है उसकी, वो इंटरेस्ट हम माइनस करेंगे यहाँ से, पीछे बचता है EBT। EBT से ये है कि हमारे पास अर्निंग बिफोर इनकम टैक्स है, ठीक है। ये अच्छा, डी ऑपरेटिंग इनकम आ गई है हमारी, ठीक है। जब इसमें हम ई पर आते हैं, कॉस्ट ऑफ बोरोड फंड, जब हमारा इंटरेस्ट माइनस होता है फिर बचता है EBT। EBT जी हमारे पास जो टैक्सेबल इनकम है, उसके बाद हम इनकम टैक्स माइनस करते हैं इसमें से। उसके बाद हमारे पास EAT आता है, अर्निंग आफ्टर टैक्स, ठीक है। अर्निंग आफ्टर टैक्स हमारे पास आता है, उसको हम शेयर होल्डर्स में भी डिवाइड कर सकते हैं। और लास्ट पर हम जब शेयर होल्ड कैश डिविडेंड, जो डिविडेंड पे करते हैं, तो हमारे पास जो इंक्रीज बच जाता है, ठीक है, ये लास्ट पे जो हमारे पास अमाउंट आती है ये हमारा प्रॉफिट होता है। यूज ऑफ फाइनेंशियल रेशियोज, अब हम देखते हैं कि फाइनेंशियल रेशियोज जो होते हैं डिफरेंट तरह के। हमारे पास लिक्विडिटी रेशियो है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है, या टर्नओवर रेशियोज हैं, ये किस लिए यूज होते हैं। तो फाइनेंशियल रेशियो इज एन इंडेक्स दैट रिलेट्स टू अकाउंटिंग नंबर्स एंड इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग वन नंबर बाय द अदर नंबर। हम जो रेशियोज होते हैं, रेशियोज में ये होता है कि हम दो डिफरेंट वैल्यूज को आपस में कंपेयर कर रहे होते हैं, दोनों की वैल्यूज को हम लेते हैं, डिवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है। तो फिर हम उन दोनों का आपस में कंपैरिजन कर रहे होते हैं। इसमें दो तरह के कंपैरिजन होते हैं, इंटरनल कंपैरिजन होता है, एक्सटर्नल कंपैरिजन होता है। इंटरनल में तो कंपनी अपनी एनालिसिस कर रहा होता है कि कंपनी खुद किधर स्टैंड कर रही है, तो कंपनी को किस चीज़ पर वर्किंग करनी चाहिए। और एक्सटर्नल कंपैरिजन की बात करें तो एक्सटर्नल कंपैरिजन में ये होता है कि जो कंपनी की इंडस्ट्रियल जो रेशो चल रही है, इंडस्ट्री की जो एवरेज चल रही है, उसके मुकाबले में कंपनी का किधर स्टैंड कर रही है। उसके बाद आता है एक्सटर्नल कंपैरिजन एंड सोर्सेज ऑफ इंडस्ट्री रेशियोज। दिस इन्वॉल्व्स कंपेयरिंग द रेशियो ऑफ वन फर्म विद दोज ऑफ सिमिलर फर्म्स और विद
इंडस्ट्री एवरेज, जैसा कि पीछे बात की हमने कि एक्सटर्नल में कंपनी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से कंपैरिजन कर रही होती है, जैसे एक नेस्ले की कंपनी है, उसका कंपैरिजन एंग्रो के साथ कर सकता है बंदा, ठीक है, और इसी तरह की डेयरी प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनी के साथ किया जा सकता है। अगर डालडा की बात करें तो डालडा घी होता है, उसके साथ हमारे पास शहताज घी है या कश्मीर ऑयल है, कश्मीर घी है, उन कंपनीज को आपस में बंदा कंपैरिजन कर सकता है, या इंडस्ट्री की जो एवरेज है उसके साथ कंपैरिजन कर सकता है। सबसे पहले हमारे पास आता है जी लिक्विडिटी रेशोज। लिक्विडिटी रेशोज में हमारे पास बैलेंस शीट रेशोज है, लिक्विडिटी रेशो, और इसमें फर्म्स shows a firm's ability to cover its current liabilities with its current assets। इसमें यह है कि जो कंपनी अपने करंट लाइबिलिटीज हैं, जैसे शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज कह सकते हैं, उनको कैसे मीट कर सकती है, किसको यूज करके, अपने करंट एसेट्स को, जो करंट एसेट्स में हमारे पास इन्वेंट्री आ जाती है और हमारे पास कैशेबल कैशेबल एसेट्स आ जाते हैं, ये कैश आ जाती है, ये सारे हमारे पे क्रॉस करंट एसेट्स होते हैं। इनको यूटिलाइज करके जो ऑर्गेनाइजेशन शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज को मीट करती हैं, इस रेशो से हमें पता चलता है। इसका फॉर्मूला क्या है जी, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। हमने पीछे बैलेंस शीट डिस्कस की थी, बैलेंस शीट में डिफरेंट आइटम्स देखे थे, तो करंट एसेट्स में हमारे पास वैल्यू है 1195, हमारे पास इन्वेंट्री थी, कैश थी, अकाउंट रिसीवेबल थे, ये हमारे सारे करंट एसेट्स होते हैं। और करंट लायबिलिटी दोनों को डिवाइड के बाद हमारे पास आया 2.39। अच्छा, अगर हम इस कंपनी की बात करें तो हमारे पास जो करंट रेशो है 2.39 है। इंडस्ट्री की बात करें तो 2.15 है, तो इसका मतलब रेशो स्ट्रॉन्गर देन इंडस्ट्री एवरेज। अगर इंडस्ट्री की एवरेज की बात करें तो इसके सिमिलर जो ऑर्गेनाइजेशंस है, जैसे हमने नेस्ले की एग्जांपल ली, नेस्ले के साथ एंग्रो फूड हो गया, अगर इसी तरह की और डेयरी प्रोडक्ट्स बनाने वाली जो कंपनीज हैं उनके साथ कंपैरिजन करें तो उनकी निस्बत कंपनी का स्ट्रॉन्गर है, कंपनी का रेशो बेहतर है। उसके बाद हमारे पास लिक्विडिटी रेशो में दूसरा रेशो जो हमारे पास है एसिड टेस्ट, जिसको हम क्विक रेशो भी कहते हैं। इसमें हम ये देखते हैं कि जो करंट एसेट्स होते हैं हमारे, हम उसमें से इन्वेंट्री को माइनस कर रहे होते हैं, हम ओवरऑल जो करंट एसेट्स हैं उनको नहीं देख रहे होते हैं। इन्वेंट्री के अलावा जो हमारे पास सिर्फ कैश होता है, कैश को देख रहे होते हैं, या अकाउंट्स रिसीवेबल होते हैं, हम उनको देख रहे होते हैं, हम इन्वेंट्री को नहीं देख रहे होते। और ये भी ये शो करता है कि कंपनी अपने जो करंट लाइबिलिटीज हैं उनको मीट कर कैसे मीट कर सकता है, कंपनी की पोजीशन किस तरह की है कि वो अपनी करंट लाइबिलिटीज को मीट कर सके। इसमें भी हमने इस कंपनी की जो टोटल करंट एसेट देखे 1195 माइनस जो हमारे पास इन्वेंट्री थी, और उसको हमने डिवाइड किया किससे, करंट लाइबिलिटी से, हमारे पास आंसर आया 1। अगर हम इसको भी कंपनी के इंडस्ट्री के साथ मैच करें तो इंडस्ट्री के हिसाब से जो हमारा रेशो है वो वीकर है, मतलब कंपनी इंडस्ट्रियल की जो पोजीशन है वो 1.25 है, बेहतर है, तो हमारा इंडस्ट्री के लिहाज से जो रेशो है इस ऑर्गेनाइजेशन का, बीडब्ल्यू का, वो कम है। अच्छा, अगर हम समरी की बात करें, जो हमने रेशो, करंट रेशो और क्विक रेशो जो कि लिक्विडिटी रेशोज हैं उनको आपस में देखा है, तो कंपेयर किया, तो ये था कंपनी का करंट रेशो और ये था कंपनी का एसिड टेस्ट रेशो, और दूसरी तरफ हमारा इंडस्ट्री के रेशोज हैं। स्ट्रॉन्ग करंट रेशो एंड वीक एसिड रेशो इंडिकेट्स अ पोटेंशियल प्रॉब्लम इन द इन्वेंटरीज अकाउंट। दूसरे नंबर पर नोट दैट दिस इंडस्ट्री हैज अ रिलेटिवली हाई लेवल ऑफ इन्वेंटरीज। तो इस रेशो से हमें ये पता चला कि हमारे पास जो करंट रेशो है वो देखो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन एसिड रेशो हमारे पास वो है स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो वीक है इंडस्ट्री के लिहाज से। वो इसलिए क्योंकि देखो इस दोनों रेशोज के डिफरेंस में हमारे पास क्या चीज आती है, इन्वेंट्री आती है। इससे ये हमें पता चला कि इस ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेंट्री ज्यादा है, इन्वेंट्री पे काम करना चाहिए, इतनी इन्वेंट्री को स्टोर नहीं करना चाहिए, उसको लिक्विडेट करना चाहिए, उसको सेल करना चाहिए, फिनिश गुड्स को कम से कम करना चाहिए, ताकि हमारे जो इंडस्ट्री की जो रेशोज है उसके साथ हमारी रेशोज मैच कर सकें। यहाँ पर देखें जो कंपनी का है, इस कंपनी का रेशो जो ट्रेंड एनालिसिस अगर देखा जाए
तो वो बढ़ रहा है किसके मुकाबले में, इंडस्ट्री के लिहाज से। इंडस्ट्री का एक स्लोप चल रहा है, स्टीप चल रही है, लेकिन अगर उसकी बात करें, ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, तो ऑर्गेनाइजेशन के पहले कम था, वो एकदम बढ़ गया है। उसने एसिड रेशो की बात करें तो एसिड रेशो भी कंपनी का कम है, इंडस्ट्री का ज्यादा है। The current ratio for BW has been rising at the same level the acid ratio has been declining. The ratio of the industry has been rising slowly. At the same time, the acid ratio has been relatively stable. करंट रेशो जैसा कि हमने बात की थी, कंपनी का रेज कर रहा है, तो लेकिन अगर इसकी एसिड रेशो की बात करें तो वो डिक्लाइन की तरफ जा रहा था, क्योंकि वो कम हो रहा था। और दूसरी तरफ अगर दूसरी बात करें, इंडस्ट्री की बात करें, तो इंडस्ट्री का जो करंट रेशो है वो स्लोली इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, जबकि जो दूसरा था कंपनी का था वो ज्यादा इंक्रीज कर रहा था। और एसिड टर्न रेशो की बात करें तो वो स्टेबल है। जैसे कि लास्ट स्लाइड में हमने बात की थी कि इस कंपनी की जो इन्वेंट्रीज है उसमें प्रॉब्लम है, यानी कि इन्वेंट्री इन्होंने ज्यादा स्टोर की हुई है, अपनी गुड ज्यादा है, जिसकी वजह से ये फ्लक्चुएशन है रेशोज में। दूसरे नंबर पर हमारे पास रेशो आता है जी फाइनेंशियल लिवरेज रेशोज। फाइनेंशियल लिवरेज रेशोज क्या शो करती हैं? शो द एक्सटेंट टू विच द फर्म्स इज फाइनेंस बाय डेट। कंपनी ने कितनी डेट फाइनेंसिंग की है एज कंपेयर टू द इक्विटी, एज कंपेयर टू द कैपिटल, या जो भी इन्वेस्टमेंट है उसके हिसाब से। तो पहला रेशियो हमारे पास आता है डेट टू इक्विटी रेशियो। इसकी हम कैलकुलेशन ऐसे करते हैं कि हमारे पास न्यूमिनेटर में हमारे पास टोटल डेट आता है और डिनोमिनेटर में हमारे पास टोटल शेयर होल्डर इक्विटी आती है। अगर इस ऑर्गेनाइजेशन का हम डेट टू इक्विटी रेशियो कैलकुलेट करें तो हमारे पास जो टोटल डेट था हमारे पास वो था 1030, और जो शेयर होल्डर्स इक्विटी थी हमारे पास वो 1139। तो हमारे पास जो डेट टू इक्विटी रेशियो आ गया 0.90। अच्छा, इस स्लाइड में हमने देखा कि डेट टू इक्विटी, इक्विटी के लिहाज से हमारे पास जो डेट है वो 0.9% है। इस स्लाइड में हम ये देख रहे हैं कि डेट हमारे पास था कितना, 1030, इक्विटी हमारे पास थी 1139, जो टोटल हमारे पास कैपिटल आ गया वो आ गया 2169। अगर हम इसकी बात करें, इक्विटी, इसके लिहाज से बात करें तो हमारे पास इक्विटी बनती है 47%, और टोटल कैपिटल के लिहाज से टोटल कैपिटल हमारे पास कितना बनता है 52.5%। अच्छा, इस रेशो को हम अगर इंडस्ट्री के साथ कंपेयर करें तो इंडस्ट्री का जो एवरेज रेशो चल रहा है वो भी 0.9 है, और हमारी ऑर्गेनाइजेशन का पॉइंट रेशो जो भी है वो भी 0.9 है। अगर प्रीवियस ईयर की बात करें 2002 की या 2001 की, तो वो हमारे पास रेशोज कम था। तो अब हमारा डेट टू इक्विटी रेशो बढ़ता जा रहा है, कंपनी डेट को ज्यादा यूटिलाइज कर रही है, और होना भी यही चाहिए कि कंपनी को डेट फाइनेंसिंग की तरफ मूव करना चाहिए। तो और ये देखें कि कंपनी जैसे जैसे जो ग्रो कर रही है तो उसकी डेट फाइनेंसिंग इम्प्रूव कर रही है, वो ज्यादा डेट पर डेट फाइनेंसिंग की तरफ जा रही है। और अगर उसके साथ इंडस्ट्री के साथ कंपेयर करें तो वो भी हमारा रेशो तकरीबन सेम है। उसके बाद हमारे पास दूसरा जो फाइनेंशियल लिवरेज रेशो है वो है जी डेट टू टोटल एसेट। shows the percentage of firm asset that are supported by debt financing। जो कंपनी के जो टोटल एसेट्स हैं उनके वो कितने ऐसे एसेट्स हैं जो डेट फाइनेंसिंग के थ्रू परचेज की हुई है ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मूला जी टोटल डेट डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। अगर इसी ऑर्गेनाइजेशन के फिगर्स को देखा जाए तो हमारे पास टोटल डेट कितना था 1030, और टोटल एसेट्स हमारे पास कितने हो गए 2169। तो जो हमारे जो टोटल डेट जो एसेट्स फाइनेंसिंग किए गए हैं वो 0.7% है। अगर इसको इंडस्ट्री के साथ कंपेयर करें तो वो इंडस्ट्री के साथ हमारी एवरेज बराबर आ रही है। तो यानी ये कि दिस कंपनी हैज एवरेज डेट यूटिलाइजेशन रिलेटेड टू द इंडस्ट्री एवरेज, कि हम कितना डेट यूटिलाइज करके अपने एसेट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, एज कम्पेयर टू द इंडस्ट्री। इंडस्ट्री की जो एवरेज चल रही है हमारी भी उसके मुताबिक ठीक चल रही है। तीसरा जो हमारे पास फाइनेंशियल लिवरेज रेशो आता है वो आता है जी टोटल कैपिटलाइजेशन, डेट बाय टोटल कैपिटलाइजेशन।
ये शो करता है कि रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ लॉन्ग टर्म डेट टू द लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग ऑफ द फर्म्स। लॉन्ग टर्म जो डेट ऑर्गेनाइजेशंस लेती हैं उसका जो लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग है उसके मुकाबले में क्या परसेंटेज है, किस तरह का रेशो है। तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, टोटल डेट डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटलाइजेशन। अच्छा, टोटल कैपिटलाइजेशन में हमारा लॉन्ग टर्म डेट भी आ जाता है और हमारे पास इक्विटी भी आ जाती है। तो इसी कंपनी की अगर एग्जांपल लें तो हमारे पास डेट की वैल्यू है 1030 और डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटलाइजेशन से डिवाइड करें तो हमारे पास 0.60 आता है। तो कंपनी जो डेट यूज कर रही है अपनी टोटल कैपिटलाइजेशन में से वो है जी 0.62। अच्छा, अगर इसको इंडस्ट्री एवरेज के साथ कंपेयर करते हैं, इंडस्ट्री की जो एवरेज है डेट डेट टोटल डेट टू टोटल कैपिटलाइजेशन तो वो है 0.60 और हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी है 0.62। इसका मतलब है हैज एवरेज लॉन्ग टर्म डेट यूटिलाइजेशन रिलेटिव टू द इंडस्ट्री एवरेज। मतलब बराबर बराबर ही है, इतनी ज्यादा फ्लक्चुएशन भी नहीं कर रही, ना अपर साइड पर ना लोअर साइड पर। और अगर 2001-2 की बात करें तो वो भी तकरीबन सेम ही थी, इसमें कोई जितना खास डिफरेंस नहीं आया। तो कंपनी जो स्मूथ फंक्शनिंग कर रही है एज कम्पेयर टू द इंडस्ट्री का जो कहते हैं इंडस्ट्री एवरेज में यूज हो रहा है डेट एज कम्पेयर टू टोटल कैपिटलाइजेशन, तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन भी उसी को फॉलो कर रही है। उसके बाद हमारा हमारे पास आता है कवरेज रेशो। कवरेज रेशो इसमें हमारे पास एक ही रेशो हम देखते हैं, इंटरेस्ट कवर रेशो। इंटरेस्ट कवर रेशो ये इंडिकेट करता है कि फर्म्स की कितनी एबिलिटी है कि वो अपने इंटरेस्ट चार्जेस को पे कर सकती है। जो उसने बॉन्ड होल्डर से इन्वेस्टमेंट करवाई हुई है, ठीक है, उनका इंटरेस्ट पे करना होता है, मंथली है, ईयरली है या सेमी एनुअली है। तो उस कितनी एबिलिटी है ऑर्गेनाइजेशन की कि वो इंटरेस्ट चार्जेस को पे कर सकती है। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का जो फॉर्मूला है वो EBIT, अर्निंग बिफोर इनका इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट चार्जेस। इसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो हमारे पास जो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स था वो उसकी वैल्यू थी $210 और हमने जो इंटरेस्ट चार्जेस पे करने थे वो हैं $59। अगर इसको डिवाइड करें तो हमारे पास 3.56 आता है कि इससे हमें ये रेशो से पता चल रहा है कि कंपनी की एबिलिटी है कि वो 3.5 टाइम्स जो इंटरेस्ट है वो पे कर सकती है अपनी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स से। अच्छा, अगर इंडस्ट्री की बात करें तो इंडस्ट्री में देखें तो 5.19 है और हमारी 3.54 है। यानी कि हम इंडस्ट्री के लिहाज से बहुत लोअर साइड पर रहे हैं कि हम इंटरेस्ट कवर नहीं कर सकते या इंटरेस्ट पेइंग एबिलिटी जो है एज पर टू द इंडस्ट्री या इंडस्ट्री में जो और हमारी तरह की ऑर्गेनाइजेशन हैं, जैसे हमने नेस्ले और एंग्रो की एग्जांपल ली थी। तो अगर इस कंपनी को नेस्ले कहा जाए तो इसकी 3.54 है। अगर एंग्रो और बाकी ऑर्गेनाइजेशन को देखा जाए वो उनकी है 5.19, यानी वो बेहतर है और हमारी कंपनी जो है बेहतर नहीं है इस मामले की, हम इंटरेस्ट जो कवर पे कर सकते हैं। अगर इस 2002 की बात करें तो वो उससे बेहतर थी, वो इंडस्ट्री के करीब करीब थी। और 2001 में तो माशाल्लाह से बहुत बेहतर ही 10.30 और इंडस्ट्री में उस टाइम एवरेज चल रही थी 4.66। लेकिन जैसे जैसे कंपनी ग्रो कर रही है तो इसकी एबिलिटी टू पे इंटरेस्ट है वो कम होता जा रहा है। ग्राफ के थ्रू देखें तो ये रेशोज है, इंटरेस्ट कवर रेशो देखें डिक्लाइन कर रहा है किस तरह। पहले 2001 में कितना हाई था, 2002 में कम हुआ और 2003 में उससे भी कम हो गया, जबकि इंडस्ट्री का जो एवरेज है वो स्लोली स्लोली इंक्रीज हो रहा है। अच्छा, अगर हम इसकी समराइज करें इंटरेस्ट कवरेज रेशो को, इंटरेस्ट कवरेज रेशो फॉर BW हैज बीन फॉलिंग सिंस 2001, इट हैज बीन बिलो इंडस्ट्री एवरेज फॉर द पास्ट 2 ईयर। अगर यही हमने ग्राफ में भी देखा, जो हमारे पास फिगर्स आए उससे भी हमें यही पता चला कि 2001 के बाद जो इंटरेस्ट कवरेज रेशो है इस ऑर्गेनाइजेशन की वो डिक्लाइन कर रही है। अच्छा, ये क्या इंडिकेट कर रही है, ये इंडिकेट करती है कि लो अर्निंग अर्निंग है, मे बी पोटेंशियल प्रॉब्लम, हमारे पास अर्निंग्स कम हो रही हैं, ठीक है। वी नो दैट डेट लेवल आर इन लाइन विद द इंडस्ट्री एवरेज। हमने जो डेट्स की आगे पीछे सॉरी 2001 और 2002 2003 की बात की थी हमने, वहां पर जो कंपनी डेट को यूटिलाइज कर रही है या डेट फाइनेंसिंग कर रही है एज कम्पेयर टू द
इंडस्ट्री एवरेज, वो तो तकरीबन सेम आ रही थी। वहां पर हमारा इशू नहीं है, हमारा इशू है जी हमारी अर्निंग कम हो रही है जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। डेट लेवल जो है हमारा, इससे कोई इशू नहीं है, वो स्मूथ रनिंग हो रही है। हमारे जो ये रेशो इंडस्ट्री से कम है, उसकी वजह क्या है? ये हो सकती है कि हमारी जो अर्निंग है वो कम हो रही है, हमारे जो एक्सपेंस ज्यादा हो रहे हैं या रेवेन्यू कम हो रहा है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास रेशो है जी इक्विटी, सॉरी, एक्टिविटी रेशो। एक्टिविटी रेशो हम इन कैलकुलेट करते हैं जी इनकम डिवाइडेड बाय, या इनकम बैलेंस शीट रेशो भी इसको कहते हैं। ठीक है, ये इंडिकेट करता है क्वालिटी ऑफ रिसीवेबल्स एंड हाउ सक्सेसफुल द फर्म इज इन इट्स कलेक्शन, के हमने कितने रिसीव करनी है चीज, जो हम क्रेडिट पर पे कर सेल कर रहे हैं कुछ। ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशन है या फर्म है कितनी इफेक्टिव है कि वो अपनी कलेक्शंस कितने टाइम पर कर सकती है। तो सबसे पहले हम इसको रिसीवेबल टर्नओवर की बात करते हैं। हम ये एज्यूम जैसे भी रिसीवेबल टर्नओवर की बात आती है तो हम ये एज्यूम करते हैं कि हम जो सारी सेल्स कर रहे हैं वो हम क्रेडिट सेल्स कर रहे हैं, हम कैश पर कुछ भी सेल नहीं कर रहे। अच्छा, इसकी कैलकुलेशन इस तरह होती है कि एनुअल नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज रिसीवेबल्स। अगर इस ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो हमारे पास क्रेडिट सेल्स थी 2211 डिवाइडेड बाय रिसीवेबल्स 394, तो हमारा जो आंसर आया 5.61 के ऑर्गेनाइजेशन की इतनी एबिलिटी है कि वो अकाउंट्स रिसीवेबल टर्नओवर इतना है 5.61 कि इतनी एबिलिटी है कि अपने जो रिसीवेबल है इतने टाइम में कवर कर सकती है। अच्छा, एक्टिविटी रेशो में एवरेज कलेक्शन पीरियड, एक और फिगर हम कैलकुलेट करते हैं, वो इस तरह कैलकुलेट करते हैं डेज इन द ईयर और रिसीवेबल टर्नओवर से डिवाइड करते हैं। अच्छा, एवरेज नंबर ऑफ डेज दैट रिसीवेबल्स आर आउटस्टैंडिंग और रिसीवेबल टर्नओवर इन डेज। पहले हमने रिसीवेबल टर्नओवर इन टर्म ऑफ फिगर कैलकुलेट किया, इसमें रिसीवेबल टर्नओवर हम इन टर्म्स ऑफ डेज कैलकुलेट करते हैं। डेज इन ईयर, साल में 365 दिन होते हैं। ठीक है, हमारा रिसीवेबल टर्नओवर कितना आया था 5.61, इसको डिवाइड किया तो हमारे पास 65 डेज, यानी कि जो एवरेज हम इन रिसीवेबल होते हैं, हमने एक जो क्रेडिट सेल्स की होती हैं वो हम जो रिसीव कर सकते हैं, वो हमारी जो एवरेज चल रही है वो हम 65 डेज के अंदर अंदर अपनी जो कैश होती है वो उसको रिकवर कर लेते हैं। अच्छा, अगर इसकी इंडस्ट्री के साथ कंपैरिजन किया जाए तो वो भी 65.7 है, तो ठीक है, हमारा इम्प्रूव कर रहा है, हम जल्दी रिसीव कर लेते हैं। और अगर इंडस्ट्री में है तो वो देखो 65.7 डेज वो हमसे ज़्यादा टाइम में रिसीव करते हैं अपनी कैश, जो क्रेडिट पर सेल्स की होती है हमारी कंपनी बेहतर है। 2002 में हमारे हालात थोड़े ख़राब थे इंडस्ट्री के लिहाज से, और 2001 में भी हमारे हालात ख़राब थे। जो जैसे जैसे कंपनी ग्रो कर रही है, कंपनी के जो रिसीवेबल टर्नओवर है उसमें बेहतरी आ रही है, और एवरेज जो रिसीवेबल इन डेज है वो भी हमारा बेहतर होता जा रहा है। जो हमने कैश रिसीव कर रही है वो उसका फिगर कम होता जा रहा है और ये बेहतरी की तरफ आती जा रही है। अच्छा, दूसरे नंबर पर इसमें रेशो आता है पेएबल टर्नओवर। पेएबल टर्नओवर में हम ये एज्यूम करते हैं जो हम कुछ भी परचेज कर रहे हैं हम क्रेडिट पर परचेज कर रहे हैं। रिसीवेबल टर्नओवर में हमने देखा था कि कुछ भी सेल कर रहे हैं क्रेडिट पर सेल कर रहे हैं, और इसमें पेएबल टर्नओवर में है कुछ भी खरीद रहे हैं तो वो क्रेडिट पर खरीद रहे हैं। अच्छा, इसकी कैलकुलेशन होती है एवरेज एनुअल क्रेडिट परचेजेस डिवाइडेड बाय अकाउंट्स पेएबल। कंपनी की एग्जांपल की फिगर है हमारे पास 1551 डिवाइडेड बाय 94 जो हमारे अकाउंट्स पेएबल हैं, आंसर आता है 16.5। इसको भी हम डेज में कन्वर्ट करते हैं। टोटल डेज कितने हमारे पास 365 डिवाइडेड बाय पेएबल टर्न हमारे पास आया 16.5, तो इसका जो आंसर आया 21.1 डेज जो हमने पे करने होते हैं, जो हम क्रेडिट पर परचेज कर रहे होते हैं, अब रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हैं, कुछ भी चीज क्रेडिट पर परचेज कर रहे हैं, तो वो हम 21.1 डेज में पे कर देते हैं। अच्छा, तो ऑर्गेनाइजेशन इंडस्ट्री की बात करें तो इंडस्ट्री के लिहाज से हमारी जो एवरेज है या नंबर ऑफ डेज पेएबल टर्नओवर के हैं वो 22.1 है। अगर इंडस्ट्री की बात करें तो वो 46.7 है। तो इंडस्ट्री की जो क्रेडिट पर चीज़ें परचेज कर रहे हैं एवरेज में, वो पे कब करते हैं, उनको उनकी लायबिलिटीज को कब मीट करते हैं, वो तकरीबन 46.7 डेज में कर रहे होते हैं, जबकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में वो 22.1 है। अगर प्रीवियस ईयर के साथ कंपेयर करें 2001 में था 43.5,
उसके बाद इम्प्रूवमेंट हुई तो 25.4 हुआ। अब ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगी, अब 22.1 है। और इंडस्ट्री के लिहाज से बात करें तो ये भी कम है। लेकिन अगर दूसरी तरफ बात करें तो हमारा जो रिसीवेबल है वो देखें तो 65.1 है। यानी कि हमने लोगों से पैसे रिसीव करने होते हैं वो 65 डेज में कर रहे होते हैं, और जो पे करने होते हैं वो हम जल्दी पे कर रहे होते हैं। मतलब हमारे पास कैश इन हैंड कम होता है, जबकि हमारे पास कैश इन हैंड ज़्यादा होना चाहिए ताकि हम ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकें, ठीक है, उसको उस अमाउंट को यूटिलाइज करके किसी और प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर सकें या ग्रोथ की तरफ जा सकें। उसके बाद हमारे पास इन्वेंट्री टर्नओवर। ये रेशो इंडिकेट करता है इफेक्टिवनेस ऑफ द इन्वेंट्री मैनेजमेंट प्रैक्टिस ऑफ द फर्म्स के ऑर्गेनाइजेशन अपनी इन्वेंट्री को कैसे इफेक्टिवली मैनेज कर रही है, ठीक है, इन्वेंट्रीज को फिनिश गुड्स हैं कैसे वो जल्दी सेल हो रहे हैं या मैनेजमेंट कैसे हो रही है इसकी। इसका फार्मूला है जी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारे पास इनकम स्टेटमेंट से हमने ली है जी 1599, और जो इन्वेंट्री है वो हमने बैलेंस शीट से उसका फिगर लिया 696। तो हमारे पास जो आंसर आया 2.30। अगर हम इसको कंपेयर करें एज कंपेयर टू द इंडस्ट्री तो हमारा कम है 2.30, और इंडस्ट्री की बात करें तो वो 3.45 है। लेकिन अगर ये रेशो जितना कम होता है वो उतना ही ऑर्गेनाइजेशन के लिए बुरा होता है। इंडस्ट्री की एवरेज देखें तो 3.45 है, यानी कि हमारा जो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो है वो कम है। हम अपनी जो इन्वेंट्री को प्रॉपरली मैनेज नहीं कर रहे, इन्वेंट्री को सेल आउट नहीं कर रहे, या हमारे पास स्टॉक इन हैंड ज्यादा है जबकि उसकी प्रोडक्शन कम होनी चाहिए, जिस हिसाब से सेल हो रही है उस हिसाब से हम प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, हमारी कॉस्ट ज़्यादा आ रही है, तो हमें इस पर काम करना चाहिए। अगर 2001 की बात करें, 2 की बात करें, तब भी हम इंडस्ट्री की एवरेज से बहुत कम थे, अभी भी हम इंडस्ट्री की एवरेज से कम बहुत कम है, तो हमें इस पर वर्किंग करनी चाहिए। ये इसको भी अगर हम ग्राफ के थ्रू देखें तो जो इंडस्ट्री की एवरेज है वो 2001 में थी 3.5 से थोड़ी ज़्यादा थी, फिर लिटिल बिट इंक्रीज हुई और बाद में डिक्रीज होगी। लेकिन अगर इसकी बात करें बीडब्ल्यू कंपनी की बात करें तो ये तो रेगुलरली 2001 से लेकर 2003 तक डिक्रीज ही कर रही है। अच्छा, उसके बाद एक हमारे पास है जी टोटल एसिड टर्नओवर रेशियो। इस ये इंडिकेट करता है द ओवरऑल इफेक्टिवनेस ऑफ द फर्म्स इन यूटिलाइजिंग इट्स एसिड्स टू जनरेट सेल्स, कि ऑर्गेनाइजेशन अपने एसिड्स को कितना यूटिलाइज कर रही हैं सेल्स को इंक्रीज करने के लिए। तो अच्छा, इसका फॉर्मूला है जी नेट सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल एसिड्स। इससे ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, नेट सेल्स जो है ये हम इनकम स्टेटमेंट से फिगर रिसीव करे उठाएंगे। टोटल एसेट्स का फिगर जो है हमारे पास टोटल एसेट्स आ रहे होते हैं हमारे बैलेंस शीट, वहां से फिगर उठाएंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 1.02। अगर इसको इंडस्ट्री के साथ कंपेयर करें तो ये हमारी आती है 1.02, इंडस्ट्री की है 1.17, जो कि इंडस्ट्री से बहुत कम है। हमें इस पर वर्किंग करनी चाहिए, ऑर्गेनाइजेशंस को अपने एसेट्स को बेहतर तरीके से यूटिलाइज करना चाहिए ताकि उसकी सेल्स इंक्रीज करें, जैसा कि इंडस्ट्री की एवरेज में हो रहा है। अगर इसी इंडस्ट्री की बात करें 2001 में या 2002 में, तो 2001 में 1.01 थी, उसके बाद 1.03 होगी, मतलब उसी तरह ये स्मूथ चल रही है, कुछ इंक्रीज नहीं हो रहा, जबकि इंडस्ट्री में इससे काफ़ी बेहतर है। तो हमें इस ऑर्गेनाइजेशन को अपने एसेट्स को बेहतर तरीके से यूटिलाइज करना चाहिए ताकि ये अपनी सेल्स को इंक्रीज कर सके। उसके बाद हमारे पास आती है जी प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में ये इंडिकेट करती हैं कि एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशंस एंड फर्म प्राइसिंग पॉलिसीज जो ऑपरेशंस है वो कितने एफिशिएंटली काम कर रहे हैं और उनमें कितना प्रॉफिट हो रहा है, और प्राइसिंग पॉलिसी किस तरह बेहतर तरीके से यूज हो रही है ताकि कंपनी को प्रॉफिट हो सके। पहला रेशियो है जी ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। इसका फॉर्मूला है जी ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स। ग्रॉस प्रॉफिट अगर हम इसी कंपनी की बात करें तो कैलकुलेशन की बात करें तो ग्रॉस प्रॉफिट हम लेते हैं जी नेट सॉरी इनकम स्टेटमेंट से। नेट सेल्स की फिगर भी जो हम लेते हैं इनकम स्टेटमेंट से, तो हमारे पास आंसर आता है 0.277। अच्छा, अगर इस रेशो को हम कंपेयर करें इंडस्ट्री के साथ तो हमारी रेशो है 27.7% और इंडस्ट्री की रेशो है 31.1%।
जो कि क्या है जी, वीक है। ऑर्गेनाइजेशन की हमारी जो है वो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कम है, जो सेल्स के मुकाबले में और प्रॉफिट मार्जिन है वो कम है। कंपनी को प्राइसिंग पॉलिसी पर बात करनी चाहिए, कंपनी को अपने ऑपरेशंस को स्मूथ करना चाहिए ताकि उनको ग्रॉस प्रॉफिट इंक्रीज हो और वो इंडस्ट्री के साथ लाइन करे। जैसे कि 2001 में हमारा प्रॉफिट मार्जिन, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन बेहतर था इंडस्ट्री के लिहाज से, लेकिन जैसे कंपनी ने ग्रो कर रही है ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन डिक्रीज करता जा रहा है। और इसलिए कि कंपनी को अपने ऑपरेशन पर काम करना चाहिए और अपनी प्राइसिंग पॉलिसीज को बेहतर करना चाहिए। ये देखें, पहले हमारा बेहतर था 2001 में, डिक्लाइन की तरफ आ गया, जबकि इंडस्ट्री का पहले कम था वो इंक्रीज की तरफ जा रहा है। अच्छा, दूसरे नंबर पर इस रेशियो में हमारे पास आता है जी नेट प्रॉफिट मार्जिन। नेट प्रॉफिट मार्जिन इंडिकेट करता है फंड प्रॉफिटेबिलिटी आफ्टर टेकिंग अकाउंट ऑफ ऑल एक्सपेंसेस एंड इनकम टैक्सेस। इसमें जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन ये था कि एक्सपेंसेस को एक्सक्लूड करने के बगैर जो हमारा मार्जिन है वो किस तरह है। ठीक है, इसमें ये होता है कि जब कंपनी जो इंटरेस्ट भी पे कर लिया, टैक्स भी पे कर लिया, उसके बाद जो मार्जिन इनकम आ रही होती है उसको सेल्स के साथ कंपेयर कर रही होती है कि वो किस लिहाज से हमें प्रॉफिट मार्जिन हो रहा है। अच्छा, इसमें फार्मूला नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नेट सेल्स। दोनों फिगर्स हमने इनकम स्टेटमेंट से ली, हमारा आंसर है 0.041। अगर इसको कंपेयर करें आप इंडस्ट्री के साथ, इंडस्ट्री का देखें तो 8.2% है, और इस फर्म की बात करें तो 4.1% है। यानी कि कंपनी ने बहुत ज़्यादा टैक्स पे करना, इंटरेस्ट पे करना होता है। कंपनी के एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हैं, कंपनी को अपने एक्सपेंसेस पर काम करना चाहिए, एक्सपेंसेस को लोअर करना चाहिए। डिफरेंट तरह के एक्सपेंसेस हो सकते हैं, मार्केटिंग के एक्सपेंस है, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस है, इन एक्सपेंसेस पर काम करने चाहिए ताकि कंपनी का जो है नेट प्रॉफिट मार्जिन को इंक्रीज करे और इंडस्ट्री के साथ मैच करे। देखें 2001 में हमारा बहुत ज़्यादा था, इंडस्ट्री से भी ज़्यादा चल रहा था, लेकिन जैसे जैसे कंपनी ग्रो कर रही है तो नेट प्रॉफिट मार्जिन डिक्रीज होता जा रहा है। ये देखें, पहले हमारा 9 पर था, डिक्रीज करके कहाँ पर आ गया 2003 तक। अगर इंडस्ट्री की बात करें तो पहले कम था, फिर वो दूसरे साल 2002 में इंक्रीज हुआ, 2003 में थोड़ा सा इंक्रीज हुआ। मतलब ये है कि इंक्रीज की तरफ जा रहा है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन का देखें तो वो डिक्लाइन की तरफ ही आ रहा है। उसके बाद आता है जी हमारे पास रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इंडिकेट द प्रॉफिटेबिलिटी ऑन द एसेट्स ऑफ द फर्म आफ्टर ऑल एक्सपेंसेस एंड टैक्सेस। जो एसेट्स के अगर कंपेयर कर रहा होता है इसमें बंदा के इनकम के साथ आफ्टर टैक्स। ठीक है, फॉर्मूला है जी नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हम लेते हैं जी इनकम स्टेटमेंट से, और जो टोटल एसेट्स का फिगर है वो हम बैलेंस शीट में से पिक कर रहे होते हैं। इसका आंसर है 0.042, यानी कि 4.2%। अगर इंडस्ट्री की बात करें तो वो 9.8%। तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का बहुत ज़्यादा पुअर है, ऑर्गेनाइजेशन को इस पर वर्किंग करनी चाहिए ताकि वो अपनी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है जो एसेट्स में इन्वेस्ट कर रही है, ठीक है, उस पर काम करे और जो है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो और इंडस्ट्री के एवरेज के साथ मैच करे जैसे कि बाकी ऑर्गेनाइजेशन की है। अगर 2001 की बात करें तो इंडस्ट्री के साथ ही तकरीबन इतना फर्क नहीं था। 2005 में बहुत डिक्लाइन किया और 2003 में और ज़्यादा डिक्लाइन कर दिया। फिगर में भी यही चीज़ आ रही है कि 2001 में हमारा ज़्यादा था इंडस्ट्री से थोड़ा सा, लेकिन 2002 में डिक्लाइन करके किधर आ गया और इंडस्ट्री का देखें कहाँ पहुँच गए। 2003 में वो डिक्लाइन कर गया। तो ऑर्गेनाइजेशन को अपने एसेट्स को बेहतर तरीके से यूटिलाइज करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट इनको सही इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो जाए। उसके बाद आता है ये रिटर्न ऑन इक्विटी। ये इंडिकेट करता है, इंडिकेट द प्रॉफिटेबिलिटी टू द शेयर होल्डर्स ऑफ द फर्म आफ्टर ऑल टैक्स एक्सपेंसेस एंड एक्सपेंसेस। शेयर होल्डर्स को कितनी प्रॉपर्टी मिल रही है, यानी कि जितनी हम इक्विटी इन्वेस्ट कर रहे हैं उस पर हमें कितना प्रॉफिट मिल रहा है आफ्टर टैक्स। इसका फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इनकम स्टेटमेंट से लेते हैं, और जो शेयर होल्डर इक्विटी है हम कहाँ से ले रहे होते हैं जी, बैलेंस शीट में से। तो हमारे पास इसका आंसर आता है 0.08, यानी कि 8%। और इंडस्ट्री की बात करें तो 17.9% है।
यानी कि इंडस्ट्री से तकरीबन आधे से भी ज़्यादा कम हमें रिटर्न मिल रहा है ऑन इक्विटी। इक्विटी जो शेयर होल्डर्स कर रहे हैं, सॉरी जो शेयर होल्डर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको रिटर्न कम मिल रहा है एज कम्पेयर टू द इंडस्ट्री या इंडस्ट्री के जो बाकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं। 2001 में इंडस्ट्री से कम था लेकिन ज़्यादा ही था, अब इस लिहाज से कि 8% से, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता डिक्लाइन की तरफ जा रहा है ग्राफ में। फिर वही जो किया गया है कि 2001 में अराउंड 17% से थोड़ा कम था, लेकिन इंडस्ट्री से कम था, लेकिन ठीक था बाकी तो। लेकिन 2002 में और डिक्लाइन किया और 2003 में तो बहुत ज़्यादा ही डिक्लाइन कर लिया, 8% पर आ गए। तो इनको इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज़ को बेहतर करना चाहिए ताकि जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो इंक्रीज करे और लोग शेयर्स खरीदें, कंपनी में इन्वेस्ट करें। अच्छा, हम इसकी समरी की बात करें तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो फॉर द पीडब्ल्यू हैज all been falling since 2001, each has been below the industry average for the past 3 years। ये हमने पीछे भी डिस्कस किया कि कंपनी के रेशियोज जो हैं प्रॉफिटेबिलिटी, वो सारे रेशियोज डिक्लाइन की तरफ जा रहे हैं। 2001 में बेहतर थे, 2002 में कम हुए, लेकिन 2003 में तो बहुत ज़्यादा ही कम हो गए और इंडस्ट्री की एवरेज से हमेशा ये कम ही रहे हैं। This indicates that cost of goods sold and administrative costs may both be too high as a potential problem for PW। Cost of goods sold, ये जब पहले भी हमने इन्वेंट्री की बात की कि इन्वेंट्री को प्रॉपर्ली मैनेज नहीं किया जा रहा, ठीक है। उसके बाद हमने एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट की बात की जिसमें हमारी कॉस्ट मैनेजमेंट होगी, एडवर्टाइजिंग होगी, मार्केटिंग कॉस्ट होगी, सैलरीज होगी, डिफरेंट तरह की कॉस्ट होती हैं, उनको प्रॉपर मैनेज नहीं किया जा रहा जिसकी वजह से वो हाई है और कंपनी को नुकसान हो रहा है। Note, this result is consistent with the low interest coverage ratio। अगर इस को कंपेयर करें इंटरेस्ट कवर रेशो की तरफ, वो भी हमारा जो है कंपनी के लिहाज से कम है। हमने देखा था कि इंडस्ट्री की एवरेज 5 पॉइंट समथिंग चल रही थी, हमारी एवरेज है 3 पॉइंट समथिंग। तो उस पर भी हमें वर्किंग करनी चाहिए ताकि वो हमारे इंटरेस्ट कवरेज रेशो है वो भी इंक्रीज करे। अच्छा, रेशो एनालिसिस जो हमने डिफरेंट रेशियोज देखे, सारे रेशियोज की बात करें उनको अगर समराइज किया जाए, हमारे पास समरी में ये चीज़ें बचती हैं कि हमें किन किन चीज़ों पर काम करना चाहिए। सबसे पहले अगर इस ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इनको इन्वेंट्रीज पर काम करना चाहिए। इनकी इन्वेंट्रीज बहुत ज़्यादा हाई हैं, ठीक है। फिनिश गुड्स बहुत ज़्यादा पड़े हैं इनके पास, जो इनको जितनी सेल्स हैं उस हिसाब से अपने गुड्स प्रोड्यूस करने चाहिए ताकि इन्वेंट्री इन हैंड, स्टॉक इन हैंड इनका डिक्रीज करे और इस प्रॉब्लम से इनको छुटकारा हासिल हो। दूसरे नंबर पर मे बी पेइंग ऑफ क्रेडिटर्स अकाउंट्स पेबल टू सून। यही बात हमने भी की थी कि ये जल्दी पे कर देते हैं, ठीक है। जबकि जो पे करना होता है उसको लेट पे करना चाहिए ताकि आपके पास कैश इन हैंड ज़्यादा हो, आप उससे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर सको और अपनी कॉस्ट को मैनेज कर सको। तीसरे नंबर पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में भी टू हाई। इस पर भी हमने अभी लास्ट में बात की कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो इस वजह से कम आ रहे हैं कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ज़्यादा है, इस पर वर्किंग करनी चाहिए। चौथे नंबर पर सेलिंग जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट में भी टू हाई। जो इस पर भी हमने लास्ट में बात की कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो इसलिए कम है क्योंकि इनकी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट वगैरह ज़्यादा है, मार्केटिंग कॉस्ट होगी, एडवर्टाइजिंग कॉस्ट होगी और डिफरेंट तरह की जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट होती हैं उस पर इनको वर्किंग करनी चाहिए, कॉस्ट को मिनिमाइज करना चाहिए ताकि इनका जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, रिटर्न ऑन इक्विटी है, प्रॉफिट मार्जिन है, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन हो गया, नेट प्रॉफिट मार्जिन हो गया, ये सब इंक्रीज करें। और ये तो जी हमारे पास फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सेक्शन जिसमें हमने रेशियोज को देखा। हमने देखा कि हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन कौन सी होती हैं। पहले नंबर पर बैलेंस शीट है, दूसरे नंबर पर इनकम स्टेटमेंट है, प्राइमरी ये दो स्टेटमेंट्स ही होती हैं, ठीक है। उसके बाद हमने रेशियोज देखे, लिक्विडिटी रेशियो होगी, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, इक्विटी इक्विटी रेशियोज हमारे पास होगी, ठीक है। उसके बाद डेट रेशियो, डेट टू इक्विटी रेशियो की कंपनी कितना डेट ले रही है, कितनी इक्विटी ले रही है, ये सब हमने डिस्कस किए हैं। अगर आपको कुछ समझ ना आया हो या कुछ ऐड करना चाहते हैं, ठीक है, कमेंट्स में ज़रूर बताएं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि इसके बाद आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। इसके बाद वाले लेक्चर्स में इंशाल्लाह हम जो और थ्योरेटिकल पोर्शन रह गया फाइनेंशियल मैनेजमेंट सेक्शन का, एक लेक्चर उसका कवर करेंगे और उसके बाद हो सकता है हम कैश एस्टिमेशन की तरफ जाएंगे। जो हमारे पास कैश फ्लोज होते हैं उनको कैसे एस्टिमेट किया जाता है। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।